तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है। आज जानते हो क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे आदर्श धागे के बारे में। अब आदर्श धागा क्या होता है ये समझेंगे। वैसे बता दें दुनिया में कोई भी धागा आदर्श नाम का होता ही नहीं, ठीक है? आदर्श धागा, आदर्श पूरी कल्पना है, ठीक है? आदर्श चीज़ें होती ही नहीं है। आदर्श शिक्षक हो ही नहीं सकता है। आदर्श विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है, ठीक है? बस आदर्श बनने की कोशिश की जाती है और कुछ नहीं। तो भाई आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें देखेंगे आदर्श धागा, आइडियल स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, आदर्श घिरनी के बारे में देखेंगे, आइडियल पुली, पुली मतलब होता है घिरनी के बारे में देखेंगे। फिर बाबू आदर्श धागा, आदर्श घिरनी, इसके बाद से हम लोग देखेंगे फिर आदर्श स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग के बारे में समझेंगे। चलो लेकर के चलते हैं आपको बोर्ड पे। चलिए बाबू सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आदर्श धागा। और आदर्श धागे को हम लोग आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं। हम्म आदर्श धागे को जी हम लोग आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। आदर्श धागे की परिभाषा है बाबू, आदर्श धागे की परिभाषा है कि वैसा धागा, एक पतला सा डोरी ले लिए लोग, डोरी वोरी पतला धागा होगा देखे होगे, यही उस तरह का धागा है, ठीक है। अब ये एक पतला सा धागा है, लेकिन ये आदर्श धागा कब होगा? ये आदर्श धागा तभी होगा जब इसमें द्रव्यमान जीरो हो। वैसा धागा जिसका द्रव्यमान यानी मास कितना होता है बाबू? जीरो होता है। वह धागा जिसका द्रव्यमान जीरो होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये दिख रहा है, आप ही बोलो, ये अगर दिख रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर दिख रहा है तो हो सकता है कि दिखने वाले चीज का द्रव्यमान जीरो हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बाबू धागा तो दिख रहा है ना। तो दिख रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, हल्का फुल्का होगा लेकिन होगा। लेकिन आदर्श धागे की परिभाषा में है कि वैसा धागा जिसका द्रव्यमान जीरो होता है। वो अगर द्रव्यमान जीरो हो जाए ना तो वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे थे ये आदर्श धागा नाम का कोई चीज होता नहीं है, ये एक पूरी कल्पना है। और ये कल्पना इसलिए किया जाता है ताकि आगे भारी भारी चीज भी हमको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वैसा धागा जो द्रव्यमान ही हीन होता है, यानी इसका मास जीरो होता है, और इसको तान दें तो तानने पर उसकी लंबाई नहीं बदलती है, यानी उसके लेंथ में परिवर्तन डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ कितना होता है? लंबाई में परिवर्तन जीरो होता है, यानी तानने पर उसकी लंबाई नहीं बढ़े, उसी को आदर्श धागा कहते हैं। तो बोलो वैसा धागा, और बोलो वैसा धागा जो द्रव्यमानहीन हो, यानी जिसका द्रव्यमान मास जीरो हो। वैसा धागा दो, वैसा धागा जो द्रव्यमानहीन होता है, द्रव्यमानहीन, द्रव्यमानहीन मतलब उसका मास क्या हो जाए बाबू? मास जीरो हो। ऐसा धागा जो द्रव्यमानहीन और अभितान्य, अभितान्य का मतलब क्या होता है बाबू? अभितान्य मतलब तानने पर जिसकी लंबाई नहीं बढ़े। अभितान्य मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कितना होना चाहिए? जीरो। अभितान्य होता है उसे ही आदर्श धागा, आदर्श धागा कहते हैं, आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है जी। उसे ही आदर्श धागा कहते हैं। तो बाबू ये हम आदर्श धागे की परिभाषा आपको दे चुके हैं। तो आदर्श धागा क्या है? वैसा धागा, वैसा धागा जिसका द्रव्यमान जीरो होता है, यानी वो द्रव्यमानहीन होता है, और साथ साथ उसको तानने पर उसकी लंबाई नहीं बढ़ती, यानी वो अभितान्य होता है, उसी को आदर्श धागा कहते हैं। पहला चीज हो गया बाबू। दूसरे चीज के लिए हम लोग देखते हैं आदर्श धागे के बाद से बाबू है आदर्श घिरनी। अच्छा आदर्श घिरनी आप लोग पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा आदर्श घिरनी को आइडियल पुली भी कहते हैं, ठीक है। वैसे कुछ जानकारी आपको हम पीछे में भी दे दें। तो आदर्श धागे में खूबी होती है कि आदर्श धागे को जब यहाँ पे बल लगा के खींचते हो, इस छोर पर बल लगा के खींचते हो,
और इस छोर पर अगर बल लगा के खींचो, आदर्श धागे ऊपर बल लगा के तुम बाहर की ओर खींचते हो, तो यहाँ बल लगाते हो तो एक तरह का तनाव पैदा होता है, यहाँ पे टेंशन टी पैदा होता है, आदर्श धागा तन जाता है, तनाव पैदा होता है। और अगर ये धागा आदर्श है ना, इसका द्रव्यमान जीरो है, तो इसके हर बिंदु पर, इस बिंदु पर भी टेंशन का मान टी, टेंशन का मान टी, हर बिंदु पर तनाव सेम होगा, इस बिंदु पर भी तनाव टी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, सब जगह तनाव सेम होगा। तो बाबू आदर्श धागे में द्रव्यमान जीरो होता है और उसके हर बिंदु पर तनाव यानी टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन एक और भी बात आप जान लीजिएगा, अगर धागे में द्रव्यमान होगा ना बाबू, अगर धागे में द्रव्यमान होगा, वो आदर्श धागा नहीं होगा, तो धागे में अगर द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वाले धागे में हर जगह टेंशन अलग अलग होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। आदर्श घिरनी, तो आदर्श घिरनी को कहते हैं आइडियल पुली। चलो अब बना लेते हैं घिरनी। ये एक घिरनी है बाबू, घिरनी हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये घिरनी इस तरह बाबू आधार से एक आधार दिया हुआ है, इस आधार से ये घिरनी लटक रही है, ठीक है। ये एक घिरनी है, घिरनी का ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, इस तरह लटक रही है, ठीक है। और आप लोग कुआं वहां पर घिरनी देखे होंगे, वही वाली घिरनी है ये। लेकिन ये आदर्श कब होगी, आदर्श कब होगी, जब इसका मास कितना मान ले, जीरो बाबू। वैसा घिरनी जिसका मास जीरो हो, वैसी घिरनी जिसका मास जीरो हो बाबू, अगर इसका मास जीरो हो जाएगा तो क्या आपको दिखेगा, नहीं नहीं दिखेगा, ठीक है सर। अगर मास जीरो हो जाए तो दिखेगा ही नहीं, यानी ये आदर्श चीजें कल्पना है बस, और कुछ नहीं। तो वैसा घिरनी जिसका मास जीरो हो, यानी वो द्रव्यमानहीन हो, और उसको एक बार नचा दे तो उसमें घर्षण नहीं रहे और हमेशा के लिए नाचते ही रहे, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो, घर्षणहीन हो, ठीक है, घर्षणहीन। तो वैसी घिरनी जिसका मास जीरो होता है, वो द्रव्यमानहीन होता है, और वो घर्षण नहीं होता उसमें, वो घर्षणहीन भी होता है, उसी को हम लोग आदर्श घिरनी कहते हैं। अच्छा बाबू, तुम लोग कहोगे कि सर ये हर चीज आदर्श क्यों मान रहे हैं। आदर्श जानते हो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आदर्श मानने से, आदर्श अगर मान लेंगे तो इन सब चीजों को आगे अप्लाई करेंगे तो वहां पे हमको उनके घर्षण की बात, उसके मास की बात नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग बाद में इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाने में जब अप्लाई करेंगे तो उसके मास या उसके फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर उसमें मास की बात करने लगेंगे और घर्षण की बात करेंगे तो क्वेश्चन फिर बन नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग आदर्श घिरनी की बात करते हैं, चीज आदर्श मानते हैं। तो बोलो आदर्श घिरनी क्या है, परिभाषा। वैसी घिरनी जो द्रव्यमानहीन होती है और घर्षणहीन होती है, बोलिए। वैसी घिरनी जो द्रव्यमानहीन द्रव्यमानहीन और घर्षणहीन होती है, और घर्षणहीन होती है, वैसी घिरनी जो द्रव्यमानहीन यानी इसका मास जीरो हो और घर्षणहीन यानी फ्रिक्शनलेस होती है, उसे ही उसे ही आदर्श घिरनी कहते हैं, उसे ही आदर्श घिरनी कहते हैं, ठीक है, उसे ही आदर्श घिरनी कहते हैं। अब ये भी बात हो गया। अब लगे हाथ हम लोग तीसरा भी समझ लेते हैं। आदर्श घिरनी के बाद से बाबू हम देखेंगे आदर्श स्प्रिंग। आदर्श स्प्रिंग, स्प्रिंग को कमानी कहते हैं, आइडियल स्प्रिंग। आप लोग बाबू पेन ओन का स्प्रिंग देखे होगे ना जी, आप सभी ने बाबू पेन का स्प्रिंग देखा होगा। टिप वाला जेटर रोटर का पेन होता है, या टिप टॉप का जो पेन होता है, उस टिप टॉप वाले पेन में आप लोग एक स्प्रिंग देखे होंगे। या गाड़ी में सॉकर लगा होता है, सॉकर में भी बाबू स्प्रिंग लगा होता है। तो वो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग को कमानी कहते हैं। तो ये आदमी साइकिल की कमानी समझ रहा होगा, साइकिल का कमानी वो नहीं है, ठीक है।
तो आदर्श स्प्रिंग किसको कहते हैं? बाबू ये आदर्श स्प्रिंग भी एक कोरी कल्पना है। आदर्श स्प्रिंग कैसा है? वह स्प्रिंग जिसका मास जीरो हो। बाबू अगर मास जीरो रहेगा तो वो तो दिखेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये कल्पना मात्र है। इस चीजों को आसान करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसा स्प्रिंग जिसका मास जीरो हो और वो पूर्ण प्रत्यास्थ हो। पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है कि उसको खींच करके छोड़ दे, खींच करके छोड़ दे तो पुनः अपने स्टार्टिंग वाले स्थिति में आ जाए। तुम देखते हो ना, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हो तो पुनः स्टार्टिंग वाले स्थिति में आ जाता है। या स्प्रिंग को दबा के छोड़ दे तो फिर से स्टार्टिंग वाले स्थिति में आ जाए, तो वो प्रत्यास्थ कहा जाता है। जैसे आप लोग पहनते हो, इलास्टिक वाला पैंट पहनते हो, पैंट जो आप लोग पहनते हो, या पैंट वैंट पहनते हो जिसमें इलास्टिक स्टिक लगा होता है, ठीक है। तो इलास्टिक वाले पैंट को लेकर के इस तरह करोगे, एकदम जबरदस्त खींचोगे तो क्या होगा? फैल जाएगा। और जैसे इलास्टिक वाला पैंट को छोड़ोगे तो फिर से वो प्रत्यास्थ होने के कारण अपने स्टार्टिंग वाले स्थिति में आ जाएगा। तो वो होता है आपको आदर्श स्प्रिंग। देखिए, ना वो एक छत है, छत यानी सीलिंग है। छत के किसी बिंदु से ये एक स्प्रिंग लटक रहा है। ये आदर्श है। आदर्श स्प्रिंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आदर्श होगा तो इसका मास कितना मानना पड़ेगा? जीरो। ये द्रव्यमानहीन होगा और ये पूर्ण प्रत्यास्थ होगा। पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब इसको खींच के छोड़ दे तो फिर से अपने स्टार्टिंग वाले ही पोजीशन में चला जाए, या दबा के छोड़ दे तो फिर से यहीं पे आ जाए। तो ऐसा स्प्रिंग जिसका मास जीरो होता है और वो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ यानी परफेक्ट इलास्टिक। जानते हो कैसा? आपके पैंट जैसा, जो इलास्टिक वाला पैंट होता है ना, जब खींच के छोड़ देते हो, तुमको पहनना रहता है तो खींच करके पहन लेते हो और छोड़ देते हो, फिर से स्टार्टिंग वाली स्थिति में आ जाता है। तो वैसा स्प्रिंग जो द्रव्यमानहीन हो और पूर्ण प्रत्यास्थ हो, उसी को हम लोग आदर्श स्प्रिंग कहते हैं। तो बोलो, परिभाषा लिख सकते हैं। वैसा स्प्रिंग, थोड़ा जल्दी बोलो। वैसा स्प्रिंग जो मासलेस, मासलेस मतलब जिसका मास नहीं हो। वैसा स्प्रिंग जो मासलेस, मासलेस तथा पूर्ण प्रत्यास्थ हो। पूर्ण प्रत्यास्थ, समझ रहा है सब? पूर्ण प्रत्यास्थ हो, उसे ही आदर्श स्प्रिंग कहते हैं। आदर्श स्प्रिंग, उसे ही आदर्श स्प्रिंग कहते हैं। ओके बाबू, अब नेक्स्ट चीज भी हम लगे हाथ देख लेते हैं, संबद्ध पिंडों की गति। बाबू, संबद्ध पिंडों की गति क्या है? अब नया टॉपिक आ गया, संबद्ध पिंडों की गति। देखो जी, संबद्ध मतलब होता है जुड़ा हुआ। संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ। अब दो को चीज को अगर जोड़ना है तो धागे से जोड़ दो या स्प्रिंग से जोड़ दो, यही ना करोगे? तो वो संबद्ध पिंडों की गति क्या है? अगर दो पिंड धागे से जुड़े हों, अगर दो पिंड धागे से जुड़े हों और एक साथ चलते हों तो उसकी गति को संबद्ध पिंड की गति कहते हैं। याद रहेगा? संबद्ध पिंडों की, संबद्ध पिंडों की गति, संबद्ध मतलब एक साथ जुड़े हुए। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, संबद्ध पिंडों की गति। देखो जी, यहाँ अब एक घिरनी है। जो घिरनी आप लोग के कुआं वहां पर देखे होंगे, ये एक घिरनी है, ठीक है। ये घिरनी है, आदर्श उदर्श है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। ये घिरनी है, ये घिरनी किसी छत से लटक रही है और फिर घिरनी के घिरनी से हम एगो धागा या एगो रस्सी गुजार दिए। एक रस्सी का छोर इधर है, रस्सी का दूसरा छोर यहाँ है।
यहाँ पे कोई पिंड बांध दिए हल्का सा, यहाँ पे कोई भारी पिंड बांध दिए। तो बेशक ये क्लियर है, वो बेशक ये क्लियर है। आप कहोगे कि सर क्या क्लियर है, क्या आप क्लियर कर दिए इतना जल्दी बिना हमारे से पूछे? ये क्लियर है कि ये हल्का है, हल्का होने की वजह से ये ऊपर जाएगा, हल्का और भारी होने की वजह से ये नीचे आएगा, ठीक है। हल्का होने की वजह से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और ये अगर ये जितना मीटर ऊपर उठेगा उतना ही मीटर ये नीचे जाएगा। तो इस तरह की गति होती है ना, तो इसी को कहते हैं संबद्ध पिंडों की गति। तो बोलो, अगर दो बॉडीज, बाबू, अगर दो बॉडीज हो, दो पिंड हो, अगर दो पिंड हो एक दूसरे से धागे से जुड़े हो और जुड़ के एक साथ चलते हो ना, तो वही गति संबद्ध पिंडों की गति कही जाती है, ठीक। बताइए, यदि दो पिंड यदि दो पिंड एक दूसरे से धागे से जुड़ करके एक साथ चले तो वो गति संबद्ध पिंडों की गति है, ठीक है। और वैसे हम आपको बता दें, ये पिंड है, ये धागा है और ये इस तरह घिरनी है। तो ये जो मशीन है ये एक तरह की मशीन बन गई और इस मशीन को कहते हैं एटवुड मशीन कहते हैं। एटवुड मशीन। इसको मतलब इस तरह अगर घिरनी हो और धागा लटक रहा हो, पिंड चले, तो इसको कहते हैं एटवुड मशीन। वुड एटवुड मशीन। इसको एटवुड मशीन भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो मुझे लगता है कि अभी हम अपना लेक्चर खत्म करें और लेक्चर खत्म करने के बाद से नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग एटवुड मशीन के बारे में डिटेल से बढ़िया से अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके।